नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, यानी मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किस तरीके से किया, यानी प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से किया मानव ने, ये भी हम जानेंगे। इस अध्याय में हम ये भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है और हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, हम इस चीज के बारे में भी जानेंगे। इससे पिछले कक्षा में जो पुस्तक आपने पढ़ी थी उसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। डिफरेंस इसमें यही है, भौतिक भूगोल में आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं और मानव भूगोल में आप मानव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसका नाम है मानव भूगोल की परिभाषा, यानी कि हम सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा से ही इस अध्याय का शुरुआत करेंगे। तो मानव भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के संबंधों का अध्ययन है। जब हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। सिंपली है, याद करके रखना है आपको इस प्रकार से ही। इसके साथ ही इसका दूसरा जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से बताया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, यानी कि जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी, जो कि पृथ्वी है, निरंतर गति करती रहती है, और क्रियाशील मानव, यानी जो मानव है वो किसी भी क्रिया को करने में सक्षम है, के बीच के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दो परिभाषाएं दी गई हैं आपकी मानव भूगोल की। आपको एज इट इज सेम याद करके रखनी है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि जो परिभाषा होती है उसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी जो मानव भूगोल है उसके क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करें तो जो हमारा पहला क्षेत्र आता है वो है नगरीय भूगोल। सबसे पहले हम नगरीय भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नगरों के बारे में बताया जाता है। दूसरे क्षेत्र की बात करें जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल और सामाजिक भूगोल। इस प्रकार से ये आपके क्षेत्र दिए गए हैं मानव भूगोल के। आपको भी ये एज इट इज लर्न करके रखने हैं। मानव भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले ये सारे नाम हैं, तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम मानव भूगोल के उप क्षेत्रों की बात करें। इससे पहले हमने क्षेत्र की बात की थी, अब हम मानव भूगोल के उप क्षेत्र की बात करते हैं। तो मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं कुछ इस प्रकार से हैं। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल। संसाधन भूगोल में हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं, कृषि भूगोल में हम कृषि का अध्ययन करते हैं, उद्योग भूगोल में हम उद्योगों का अध्ययन करते हैं, व्यापार भूगोल में व्यापार का अध्ययन करते हैं, और पर्यटन भूगोल में पर्यटन का, यानी कि जो भी टूरिज्म, जिसको इंग्लिश में टूरिज्म कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसके उपक्षेत्र जो हैं वो दिए गए हैं। आपको भी ये सेम एज इट इज लर्न करके रखने हैं। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद हम भौगोलिक विचारधाराओं की बात करें तो जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं वो हमें क्या बताती हैं। ठीक है, तो जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं उसको ना 2 भागों में विभाजित किया गया है, नियतिवाद और संभववाद। नियतिवाद की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें प्रकृति के बारे में बताया जाता है, यानी प्रकृति से संबंधित चीजों को बताया जाता है कि मानव किस तरीके से प्रकृति पर निर्भरता है। ठीक है, लेकिन जब हम संभववाद की बात करते हैं, संभववाद में हमें बताया जाता है कि मानव जो है वो प्रकृति से कैसे ऊपर उठने लगा और उसने प्रकृति के साथ जीना सीख लिया। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में जानते हैं। तो जो भौगोलिक विचारधाराएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है।
भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, भौगोलिक जो विचारक होते हैं बहुत सारे हुए हैं, और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक हुए, भौगोलिक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने मानव और प्रकृति के बीच में जो भी संबंध है अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हें ही भौगोलिक विचारधाराएं कहा जाता है। ठीक है, इजी है, नो रॉकेट साइंस। जितने भी भौगोलिक हुए हैं, भौगोलिक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों पर अपने अपने विचार रखे हैं। इसे ही भौगोलिक विचारधाराएं कहा जाता है। ठीक है, आपको ऐसे याद करके रखना है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा, दूसरा संभववाद विचारधारा और तीसरा नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, जब हम निश्चयवाद विचारधारा की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो मानव है वो किस तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभ में मानव था, आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। यानी वो इतना आदिम था कि जैसे प्रकृति चाहती थी, उसको जीना सिखाती थी, वैसे ही वो जीता था, उससे पड़े उठने की कोशिश ही नहीं करता था। ठीक है, उस समय जो प्रौद्योगिकी थी वो उसका भी स्तर क्या था, निम्न था। प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न था। मानव विकास भी बहुत कम था उस समय में। मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। ठीक है, मानव जो था प्रकृति से डरता था, प्रकृति की ही सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। प्रचंडता से डरना यानी कि उसकी पूजा करना, प्रचंडता से डरना। इट मीन्स जैसे सुनामी आ गए, भूकंप आ गए, भूस्खलन हो गया, तो जंगलों में आग लगना, इन सभी चीजों से क्या होता था, जो मानव था वो डर जाता था। इसलिए वो प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। आपको ऐसे याद करके रखना है। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था। यानी जितने भी संसाधन है, खाना हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सीधे प्रकृति पर ही निर्भर रहता था कि जो प्रकृति से मिलेगा वही खाएंगे, उसी से ही अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके समर्थकों की बात करें, यानी कि जो इसके समर्थक विचारधाराएं थी, जिनकी विचारधाराएं इस चीज को समर्थन किया करती थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है रेडजेल का, रीटर का, हम्बोल्ट का। ये 3 जो है महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनको आपको एज इट इज याद करके रखना है। जब भी नियतिवाद शब्द या निश्चयवाद शब्द आपके सामने आएगा तो यहाँ पे रेडजेल, रीटर, हम्बोल्ट, ये तीनों समर्थक आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपली इसमें बताना है कि जो मानव था वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति पर सीधा निर्भर था। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना था, और उस समय आदिम अवस्था में थी। ठीक है, मानव जो था, मानव का अवस्था जो था आदिम अवस्था था, प्रौद्योगिकी का जो स्तर था निम्न था। ये आपको नियतिवाद में। अब हम अगली विचारधारा की बात करते हैं। तो जो अगली विचारधारा है वो है संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा में हम पढ़ते हैं कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हो गया। यानी कि जैसे जैसे समय बीता मनुष्य ने क्या किया, अपना विकास कर लिया। इसके जो समर्थक हैं वो है विलार डी लोब्लोश। इसके समर्थक है, नाम आपको याद करके रखना है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। विलार डी लोब्लोश इसके समर्थक थे। ठीक है, अब क्या था, अब प्रकृति से डरता नहीं था मानव। यानी जो मानव था अब प्रकृति से डरता नहीं था। अब वो प्रकृति से डरता नहीं था, अब वो खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा था। ठीक है, मनुष्य अब क्या करता था, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। यानी प्रकृति में परिवर्तन भी कर सकता था मानव। अब मानव ने क्या किया था, संसाधनों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था, तथा मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास कर लिया था। जब भी संभववाद की बात करते हैं तो इसमें ये सभी बातें इंक्लूडेड हो जाती है। यानी कि मानव का विकास हो गया, मानव प्रकृति से अब डरता नहीं था, मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता था, मानव ने संसाधनों का प्रयोग करना सीख लिया था। संसाधनों के प्रयोग से यहाँ पे मतलब है जैसे कि हमारे पास जल संसाधन होते हैं, वायु संसाधन होते हैं, मृदा संसाधन होते हैं।
तो मृदा के द्वारा क्या कृषि करना सीख लिया था मानव ने, ठीक है। वायु के द्वारा पवन चक्की का निर्माण, जल के द्वारा बिजली का निर्माण। इस तरीके से क्या किया था, मानव ने प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया और विकास करना सीख लिया था। तो इस तरीके से बताया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप गर्म इलाके में रहते हैं तो बर्फ जमाने के लिए फ्रिज का प्रयोग और हवा के लिए पंखे, एसी और कूलर का प्रयोग करना यानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था मानव ने। तो ये बताया गया है। इसके बाद हम अपने तीसरे विचारधारा की बात करते हैं। तो जो हमारी तीसरी विचारधारा है वो है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है इसके समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर आपको याद करके रखना है, महत्वपूर्ण है। 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है नवनिश्चयवाद के समर्थक कौन थे, तो ग्रिफिथ टेलर, और ये इसके जनक भी हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को दर्शाती है, यानी कि संभववाद और निश्चयवाद के बीच के मार्ग को दर्शाती है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है, यानी कि पर्यावरण को किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ने पर बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है। यानी नवनिश्चयवाद बताता है कि जो मानव है ना तो पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर रह के जी सकता है और ना पूरी तरह अलग रह के, यानी बीच में रह के वो जी सकता है, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना, वह उसके कि जो इसके विनाश से क्या होता है, बचना होता है। यानी जो मानव है जब तक वो प्रकृति के नियम को नहीं समझ पाएगा वो विकास नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए जब तक हम वायु के मार्गों को नहीं समझ सकते, वायु के गति को नहीं समझ पाते, तो हम एरोप्लेन का आविष्कार ही नहीं कर पाते। तो यानी मानव ने वायु के गति को समझा, उसके बाद ही उसने क्या एरोप्लेन जैसे बहुत महत्वपूर्ण आविष्कारों का उसने क्या किया, आविष्कार किया मानव ने, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति दोनों का ही प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमा का ख्याल रखना चाहिए। यानी जो मानव है अपना वो तो विकास को करो लेकिन प्रकृति का क्या, सीमाओं का भी ख्याल रखो। इसमें यही बताया जाता है। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते समय जंगलों को नष्ट होने से बचाना और खनन करते समय अति दोहन से बचाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रौद्योगिकी का विकास। अब हम प्रौद्योगिकी के विकास की बात करने वाले हैं कि प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है कि उसका सांस्कृतिक विकास कितना हुआ है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। यानी कि मानव जब तक प्रकृति के नियमों को नहीं समझेगा वो प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर पाएगा। जैसे कि घर्षण वह ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की हमारी, ठीक है। इसके बाद हम डीएनए तथा आनुवंशिकी की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। यानी कि जैसे ही हमने डीएनए और आनुवंशिकी के बारे में जाना तो HIV और एड्स जैसे गंभीर बीमारियों का खोज हमने कर लिया। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकास किए। यानी कि जैसे ही हमने वायु की गति को समझा उसके बाद ही हमने वायुयानों का क्या किया, निर्माण करना और विकास करना शुरू कर दिया। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। यानी जब तक हमें प्रकृति का ज्ञान नहीं होता हम सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो प्रौद्योगिकी है उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है ये इसमें बताया गया है। इसने डीएनए, वायु की गति और टेक्नोलॉजी किस तरीके से विकसित हुई ये सारा इसमें बताया गया है। आशा करती हूँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से बताने की कोशिश की है आपको। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ समझने में इशू आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। जय हिंद, जय भारत।